ग्रेविटेशनल फील्ड आपका आता है। देखो ये बड़ा ही आसान सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं। समझने वाली बात इसमें है, फील्ड के जो नाम है फील्ड, तुम क्लास 10th में पढ़ते हो दो फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दोनों के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा क्या मतलब क्या है। तो फील्ड का मतलब मैंने बताया था आपको उस टाइम पर, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा रहा है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो हम कहते हैं कि वो उसके फील्ड में है। जैसे एक चार्ज किसी अदर चार्ज पर रिपेल कर रहा है, उसको या अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि दूसरा वाला चार्ज पहले वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यदि एक मैग्नेट अदर मैग्नेट को रिपेल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि दूसरी वाली मैग्नेट पहली वाली के मैग्नेटिक फील्ड में है। ऐसे ही पृथ्वी का आपका होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैं तुमसे कहूं कि मान लीजिए स्पेस में कहीं कोई पृथ्वी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब वो ये ऑब्जेक्ट है, छोटा सा है बेचारा, इतना सा पॉइंट मास है छोटा सा, इसका मास बिल्कुल खत्म है, 10⁻⁴। इसका मास कितना है 10⁻⁴। ऐसे मान लो कोई छोटी चींटी रख दी हमने, हवा कुछ नहीं लिखा हुआ है मास वास, और जैसे इसको मैं छोड़ा, इसने इधर को आना स्टार्ट कर दिया रखते ही। ये कब पॉसिबल है? अब सोच के बताएं। यानी कि न्यूटन जी कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी मेरे पास अकेला है, ये ना, तो इसने अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया इधर को, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि इधर को कोई दूसरा मास रखा हुआ हो सकता है जो इसे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि उसका कुछ इफेक्ट यहां तक पहुंच रहा है जो इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ होगा अदर मास, बड़ा वाला ऐसा मास, इसका यहाँ तक जो असर है जो इसको खींच देख सकती है यहाँ तक मौजूद है। इसको भी मैं उसके फील्ड से बाहर कर दूं तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम बोलेंगे इसका यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये है किसी बॉडी के और पास का वो स्पेस जिसमें वो किसी अदर मास को, कितने मास को, फिलहाल तो ये बोल रहे हैं 10⁻⁴ मास को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, तो वो स्पेस कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड। पृथ्वी का भी अपना होगा, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। यदि वो इस पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो यदि हम इसके फील्ड से बाहर निकल जाए, तो यदि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, तो क्या पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट को अपने खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए एक दूसरे ऑब्जेक्ट को उनके फील्ड में होना आवश्यक है, अदरवाइज वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। यदि मान लो मून के पास होता तो मून खींच लेगा इसको, पृथ्वी के पास आ रहा है मतलब फील्ड में है तो पृथ्वी खींच लेगी इसको। सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम में कौन है? सन। तो सन का बहुत ज्यादा होगा जिससे सब के सब ग्रह बंधे पड़े। अब इसी चीज को मैथमेटिकली फाइंड करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे इसको। फील्ड इंटेंसिटी को आप लिख सकते हो ई से। ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि क्लास 12th में चैप्टर 1 में आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर भी आप फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वही डिट्टो वहां कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर तो एक मास की वजह पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ेंगे चार्ज की वजह से। यहाँ पर आपका है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट कैसे हैं? सेम। तो अब इसको मैं बोल रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल
फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मींस इसकी कितनी तीव्रता है, कितना इसका इफेक्ट है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म दे रहे हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, यदि ये मेरे पास 1 किलोग्राम का मास है, m बराबर 1 किलोग्राम, इसको मैंने रखा स्पेस में और छोड़ दिया, ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इधर को कोई फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, बिना फोर्स तो आएगा नहीं। अब इस 1 किलोग्राम की फोर्स पर कितना, मास पर कितना फोर्स लग रहा है, मास कितना है इसका 1 किलोग्राम, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए 1 kilogram object when it is placed in a space is called gravitational field intensity। किसी स्पेस में 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट रख दिया, उस पे जो फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इस स्थान पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मतलब क्या है, अगर ये डस्टर है, इसका मास 1 किलोग्राम है, इसको यहाँ पर रख दिया मैंने, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स निकाल लेंगे हम। उस फोर्स का जो वैल्यू है वही क्या कहलाएगा, इस प्लेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स भी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रहे, फोर्स है कितने मास पर, 1 किलोग्राम। तो अब यहां पर देखिए इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। अब अगर इसका मास मैंने मान लिया है 1 किलोग्राम, ठीक, ये मेरा कोई अदर मास है, ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो इसका मास मैंने m भी कंसीडर कर लिया। m मतलब क्या, मास ऑफ अर्थ कितना है, तो क्या बात है, कितना मास है, वो सुना रहा पंजाबी में है बिल्कुल, ये इसका मतलब क्या, मास ऑफ अर्थ, ये कितना मास है। यदि इन दोनों के सेंटर के बीच का गैप में r मान लूं, तो इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, आप कहोगे g मास ऑफ अर्थ इनटू m और r, न्यूटन का लगा दिया मैंने फॉर्मूला। अब ये जो फोर्स है वो m किलोग्राम के मास पे लगने वाला फोर्स है, हमको चाहिए 1 किलोग्राम के फोर्स पर लगने वाला मास लगने वाला फोर्स, m बराबर 1 किलोग्राम होता, तो यही फोर्स क्या बन जाएगा। अब इसको इधर पटक दो आप, F बाई m बराबर g m e बाई r, इसको तुम क्या बोलोगे, फोर्स पर यूनिट मास, ये बोलेंगे इसको। क्या इसी का नाम नहीं है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? यस सर, इसी का नाम है। तो जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये जो चीज है ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इतने मास की वजह से। ये मास किसका है? अर्थ का। तो पृथ्वी की मास की वजह से या अर्थ की वजह से आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप कितनी आ गई? जी एम ई बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर मान लो सपोज इसकी वैल्यू सॉल्व कर आके यहाँ पे निकल के आ जाती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम, फॉर एग्जाम्पल ले लिया, कितनी आई? इसका यूनिट देखो हमसे आप, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। यदि मास 1 किलोग्राम का है तो कितना फोर्स लग रहा होगा? 2 किलोग्राम देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आपका 1 किलोग्राम का रखा हुआ मास है तो कितना फोर्स लगेगा। जिससे आप घर को मास 2 का रख लो, 4 का रख लो, 20 का रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक। यहां से एक बात और समझ में आ जाती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि कोई मास रख दिया जाएगा तो उस फोर्स लगेगा। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? F। मैंने F अपॉन M को ही क्या लिखा है? E। यहां से F का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? M। E का मतलब क्या पढ़ेंगे आप? ग्रेविटेशनल फील्ड। यदि E फील्ड में M मास रख दिया जाए तो उसमें कितना फोर्स लगेगा? M। नहीं लगेगा, बताओ। E फील्ड में M मास, बात भी सही है। ये वैल्यू किसकी है?
ई की। यहाँ पे आप रख दीजिए 2 किलोग्राम का मास, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा? 20। वो बताओ 20 कैसे निकल के आया? तुमने 2 किलोग्राम का मास रख दिया, ई की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा ये मास किन का होता तो आप 3 कर देते, जान लीजिए एम इंटू ई तो कर रहे हो आप एम पता करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां से बड़ा ही अच्छी सी बात देखो, इसकी यूनिट क्या होगी जी? ई की न्यूटन पर किलोग्राम। अब ध्यान से देखो, आपने कहा न्यूटन पर किलोग्राम, मैंने भी कहा न्यूटन पर किलोग्राम, कोई बात नहीं। अब इसका F यदि आपको पता हो तो भैया F बराबर तो एम भी होता है, क्या होता है जी? अच्छा तो फोर्स पर मास का मतलब तो ए भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी कितना आ जाएगा? लेकिन दोनों की यूनिट बेशक सेम है, लेकिन दोनों काम अलग अलग है। ये सवाल बन सकता है एग्जाम में डाल दे, मैं आपको 4-5 दे दूं नाम लिख के, इनमें किस किस का सेम होगा यूनिट? इनमें से किस किस का यूनिट सेम होता है? जैसे वर्क का और टॉर्क का सेम होता है, उसमें F इंटू टी आता है वर्क में, टॉर्क में भी F इंटू टी आता है। अब E का भी सेम आ रहा है और भैया E का भी सेम आ रहा है, एक्सीलरेशन का भी सेम आ रहा है, तो इनका यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, दोनों का कैसा है? अलग अलग। तो अब आप सीख चुके हैं कि एक मास है कहीं रखा हुआ है, उससे 8 डिस्टेंस पर कितना होगा फील्ड इंटेंसिटी? G/r²। ठीक, इतनी बात पल्ले पड़ गई। अच्छा चलो अब आप मुझे बताइए, एक सवाल करते हैं, अच्छा सवाल, छोटा सा सवाल है। यहां पर एक मास रखा हुआ है m, यहां पर भी रखा हुआ है मास m, तो बताइए यहां पर मैंने एक मास रख दिया बड़ा वाला m, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड इसकी हो गई मान लो x, तो इस कैपिटल M पर कितना फोर्स लग रहा होगा? इसके बाद कर चुके हैं पहली वाली क्लास में। आप यहाँ पे क्या लगाओगे? इसका फोर्स निकालोगे, इसका फोर्स निकालोगे, फिर उनका निकालोगे, सुपरपोजिशन लगाओगे, निकल जाएगा। तो इसको अब करते हैं एक अलग तरीके से। यहां पहले पता कर लेते हैं कितना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हमको एक कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, यदि कोई मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें कितना फोर्स लगता है? F। उसकी वैल्यू होती है F बराबर m × E। इस E को निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे मास से, हमें फोर्स मिल जाएगा। ठीक है जी। तो हम अब क्या पता करेंगे? E पता करेंगे। अब एक पॉइंट जिसका नाम जो कैपिटल मास m है, जिसका मैं नाम करता हूं पॉइंट A, जिसका नाम पॉइंट B, इसका नाम पॉइंट C। अब पॉइंट A पर फील्ड इंटेंसिटी किस किस मास की वजह से होगी? मास होगी, दूसरी बात, एक बात और यहां पर देखिए, अभी आपने पढ़ा है F बराबर m × E। इसमें m कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर? स्केलर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? तो अब ये क्वांटिटी कैसी है? कैसे पता चलिए आपको? भाई F/m कर देंगे तो E निकल के आएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर में स्केलर से गुणा करने पर वो वेक्टर ही रहता है। क्यों रहता है? कोई एग्जांपल है इधर में आपको? जैसे ये मैं लिखा है कोई ए वेक्टर, इसको मैं लिख दिया 2i लिख सकते हैं, फिर वेक्टर को i j की फॉर्म लिख सकते हैं। ये पार्ट कैसा है? वेक्टर। ये कैसी पार्ट है? स्केलर। कैसा है वो? वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट कैसा रहता है? वेक्टर। डिवाइड करने पर भी कैसा रहेगा? डिवाइड का मतलब कुछ नहीं है, वो इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई ही है। मैं तुमसे कहूंगी i में मल्टीप्लाई कर दो 1/3 का, 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 का, कर दिया सब।
भाग भी हो गया कहने को, तो हुआ क्या, मल्टीप्लाई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम सेम है। 4 में ऐड कर दो -2, 4 में ऐड कर दो, ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट किया? ऐड सब्ट्रैक्ट एक जैसे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई एक जैसे हैं। तो यहां पर मैंने क्या सीखा, वेक्टर में स्केलर से गुणा कर दो, भाग कर दो, आउटपुट कैसा रहेगा, वेक्टर में भाग करने पर। तो सिमिलरली मास एक आपका कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, फोर्स इज क्वांटिटी कैसी, तो वेक्टर, इसका आउटपुट कैसा आएगा, वेक्टर। यानी कि ये और ये दोनों कैसे हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गए, F और E। अच्छा जी, ये फोर्स कौन सा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी दिशा किधर को होती है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अगर ये दो मास हैं, एक m1 मास है, एक मास m2 है, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऐसा ऐसा होगा, ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड हो जाएगा। अच्छा साहब, अब F की तो दिशा पता है आपको, क्योंकि आपने मुझे बताया है कि भैया E का भी कैसा नेचर है, वेक्टर नेचर, तो E की दिशा कैसी होगी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा। वहां हमने पढ़ा था, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो इनका नाम कैसा दिया जाता है, इक्वल वेक्टर। अच्छा जी, ये वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की पहचान कैसे होती है, अच्छा जी, अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, अलग अलग हो मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो, क्या अलग हो दोनों का, मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, तो यदि मैं इसको B नाम दे रहा हूं, तो हो सकता है B का मैग्नीट्यूड A के मैग्नीट्यूड का कुछ टाइम हो सकता है, कुछ टाइम हो सकता, 2 गुना, 3 गुना, आधा, 4 गुना। जब एक वेक्टर A किसी अदर वेक्टर का कुछ स्केलर टाइम्स है, एक वेक्टर A B वेक्टर का क्या है, स्केलर टाइम है, तो बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा जी, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर टाइम्स है, देखो कॉन्सेप्ट वही है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कैसा है, स्केलर टाइम है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों की दिशा कैसी होगी, अंतर किसमें आएगा, मैग्नीट्यूड, दिशा कैसी रहेगी, तो किसकी दिशा किसके सेम, F की दिशा सेम है, E की F के सेम। हमको F की पता है, B की निकाल लेंगे, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जिधर को F की दिशा है उधर को E की दिशा हो। तो बताइए अब मुझे इस बेस पर, इस पॉइंट पर इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की दिशा किधर को होगी, को फील्ड होगा, नाम रख देते हैं, इसका नाम E1 मान लेते हैं। अच्छा, इसकी दिशा, इसकी वजह से यहाँ पर E2 मान लें। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक पॉइंट पर आपके दो फील्ड एग्जिस्ट कर गए। अब टोटल निकालने के लिए हम लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जान चुके हैं ये बात हो। एक जगह पर 2, 3, 4, 5 वेक्टर क्वांटिटी हो, सबका नेट निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सुपरपोजिशन। तो अब नेट फील्ड निकालना है मुझे एट पॉइंट ए पर, ई नेट का मतलब ये हो गया कि भैया दोनों का वेक्टर सम कर दो। वैल्यू ऑफ E2 निकालने के लिए GM अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ ये पढ़ा है हमने, G बराबर सॉरी G इंटू ME बटे R स्क्वायर था ना करके। ये इतने मास की वजह से R दूरी पर था। अब मेरे पास M मास है, तो इस M मास की वजह से X डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, इतना। सिमिलरली E1 कितना होगा, GMY, ये भी हो जाएगा मेरा E1, दोनों सेम आ गए। चलो तो सेम आ गए, दोनों को कुछ समय के लिया A मान लो, सेम आ गए। तो अब E नेट निकालने के लिए हम जाएंगे लॉग पैरेलल के पास। इसका मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर
2 गुणा पहला गुणा दूसरा इंटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस 1/2 कितना आ गया a स्क्वायर 3a स्क्वायर वैल्यू ऑफ a इज g m छोटा वाला m है by x इंटू ये कैंसिल क्या गया आपका e का ठीक। इधर को होगा इसका डायरेक्शन दोनों बराबर है तो कहां जाएगा इसका डायरेक्शन ठीक बीच में। ये आपने क्या निकाल लिया पॉइंट ए पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू आ गई। चलो अब इतने फील्ड में इतना मास रखा हुआ है तो इसमें लगने वाला फोर्स हम जानते हैं फोर्स का मतलब होता है m। इतने फील्ड में इतना मास रखा है फील्ड कितना है g छोटा m बटे इंटू कितना मास रखा हुआ है इसमें बड़ा तो कितना फोर्स लग गया होगा इस पर क्या होगा बताइए नहीं भाषा में आए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेंगे सर हाँ जी आप इसमें डायरेक्शन वही लगेगा फील्ड लगेगा ठीक है किसका फील्ड लगेगा हाँ किसकी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड की होगी। हाँ जी फील्ड फाइंड कैसे करेंगे और इसमें क्या किया है नहीं वो डायरेक्शन जहां पे बोली ना हमको पता किसकी डायरेक्शन है फोर्स की पता है। बात सुनिए यहां में बताया था अभी कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड की होगी। तो इस मास पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स है वो किधर बन रहा होगा ऐसे ये खींचेगा इसको ऐसे तो जिधर को ये फोर्स लग रहा है उधर भी आपका ये उठेगा। E1 क्या है इस मास की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। E2 क्या है इस मास की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ जो E1 की डायरेक्शन है वही है डायरेक्शन है। अगर मैं आपसे कहता कि फोर्स फाइंड करो तो आप डायरेक्ट कर देते Gm1 m2/x² इसका निकालते दोनों का क्या कर देते लगा देते क्या कर सकते ठीक। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन और दूं यानी कि अब आप फोर्स फाइंड करने के लिए ये भी लगा सकते हैं और इसके हेल्प से फोर्स भी पता कर सकते हैं। अब मैं आपको सवाल दूं कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी मास m ये भी मास m ये भी मास m तो इसके ठीक बीच में बताइए पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसमें मैंने पॉइंट लिया था A वाला अब मैं कहां ले रहा हूं पॉइंट सबसे पहला काम आपका होगा कि पॉइंट P के और पास कितने मास रखे हुए हैं 3 मास रखे हैं एक रखा हुआ है एट पॉइंट A पर एट पॉइंट B पर एट पॉइंट C पर यहाँ पर 3 फील्ड होंगे नहीं होंगे इसका फील्ड कहां जाएगा जो डायरेक्शन फोर्स की होती यहाँ पर कुछ मास रख दिया जाता तो उस पर फोर्स कहां लगता तो वही डायरेक्शन किसकी होगी E की बनती मान लो इसकी वजह से जब इसको मान लेते हैं EA EB ये किधर होगा ये पॉइंट कहां मौजूद है देखो सेंटर में है क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगी क्या ये मास इसके बराबर नहीं दे रखा दोनों की वैल्यू बराबर है क्या अलग आएगी तो दोनों इक्वल है कि नहीं अपोजिट है कि नहीं तो नेट कितना हो जाएगा 0 B का है तो निकाल लेंगे B का आवश्यकता ही नहीं है तो पॉइंट P पर जो नेट होगा वो ड्यू टू दिस होगा ओनली ठीक है जी। तो इसके लिए आप इसको ऐसे मिला लें अब आपको E A पता करना है तो Gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ये x मान लेते हैं ट्राइंगल वही है पहले वाला इक्विलेटरल तो ये दूरी कितनी होगी x
x√2 तो भैया मुश्किल लग रहा है मुझे। x ये है, ये हो जाएगा x/2। क्या लगाओगे? पाई डबल स्क्वायर मत लगाओ। चलो देखते हैं, ये x हो गया, ये कितना एंगल है, ये मुझे पता करना है कितना हो जाएगा। ये कितना एंगल हो जाएगा x, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, इट इज x cos 30 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये x कितना आएगा, तो √3x/2 का ये आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब कितना हो गया, 4/3gm/x²। ये क्या बन गया, पॉइंट P पर E ए जा रहा है केवल, ये हो जाएगा E पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो है वो केवल जो A मास रखा था A पर उसमें से होगी। ये तुमको क्या आएगा? अच्छा, अब एक काम करते हैं सीधे। अब तुमसे मैं कहूं कि यदि मैं पॉइंट P पर 2 किलोग्राम का मास रख दूं तो उसको कितना फोर्स लग रहा होगा? थोड़ा इसमें कर देंगे 2 से। अगर मैं यहां पे रख दूं 20 का मास रख दूं तो बड़ा 20 से कर देंगे। यहां में रख दूं बड़ा वाला m मास, बताइए कितना फोर्स लग रहा होगा? फोर्स का मतलब होता है m × e। e मेरे पास आ चुका है, बड़ा कर देंगे। तो यहां भी हम यूज कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वही लगाया मैंने, 3 थे उधर 6 के 2 मर गए, तो निकालने पड़ते, जोड़ने पड़ते, वो कट गए। चलो अब थोड़ा सा इसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर लेते हैं। अब आपको ये बात तो जानकारी हो गई है ना कि हम क्या सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉइंट कहाँ है, फिर देखेंगे कि वहां पर किस किस का फील्ड हो सकता है, सबका निकालेंगे अलग अलग, सब कर देंगे हम क्या, वेक्टर सब निकल जाना। मतलब तो समस्या, हाँ जी समीर पालयान, वो दिक्कत तो नहीं आ रही कोई? हाँ, ये मत कहना उनको तो फिर दिख ही नहीं था, ये केवल महसूस होता है, ये नीचे भरा है, देखो इसका कोई है शक्ति से खींच रही है, वही शक्ति फोर्स है, और जो फोर्स वाई मास है वही मेरा ई है। अब ये बात कहने के लिए कि फोर्स क्यों है। चलो अब एक और, अब थोड़ा सा, ये तो क्लास 10 टेबल की बात थी जो मैंने क्या कोई बताई, इतना बच्चा समझ सकता है, अच्छा बच्चा होता तो क्लास 9 10 में अपने बात पकड़ लेता रहा, नहीं पकड़ पाता। अच्छा जी चलो जाओ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अब तुम्हें सही से पढ़ा है, वरना आपका समझा दो एडिशन। तो अब सवाल ये है, यदि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर मास है डिस्ट्रीब्यूटेड एक तार की फॉर्म में, मेरे पास एक रॉड है L लंबाई की, उसको मैंने बेंड कर दिया ऐसे, ये शेप कैसा है, सेमी सर्कुलर शेप है, बड़ा बढ़िया, थोड़ा नहीं। इसके सेंटर पर जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होगी? अब मेरे पास मास, पॉइंट मास तो है नहीं, ये हम Gm1m2/r² से निकाल लेते हैं जी। अब तो कुछ अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही है। फिजिक्स में आप सवाल मत लगाओ, एक लगाओ, लेकिन पूरे तबीयत से हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई से पहले जान लो क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या वो सही है। हमने अभी तक केवल ये पढ़ा है कि पॉइंट मास अगर मेरे पास m है, इससे दूरी x पर मुझे पता करना है e, तो भैया Gm/x² का r² जो आप डिस्टेंस ये होता है। इसमें ये मास कैसा होना चाहिए, पॉइंट मास। अगर पॉइंट मास नहीं है तो सेंटर ऑफ मास को करके मान लेंगे। अब ये तो भैया अजीब सी बात हो गई। हमारे पास फॉर्मूला किसका, पॉइंट मास का, दे क्या दिया इस बार, डिस्ट्रीब्यूटेड मास दे दिया। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस पर एक कोई छोटा सा चिया सा मान लो मास, इसका मास dm, एलिमेंट्री मास है dm, बहुत बढ़िया, चलो dm मास है, इसकी आर्क लेंथ हो गई मेरी कितनी, dm। चलो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जो इसकी रेडियस होगी, ये पॉइंट O है,
ये मास इतना है dm, तो पॉइंट O पर इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, छोटी सी या पूरी, d मानना पड़ेगा, डिफरेंशियल पार्ट d कितना हो जाएगा जी dm बटे r स्क्वायर। बताओ है ना कोई समस्या? इसकी डायरेक्शन कितना होगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब ऐसे होगी, ये मेरा हो जाएगा d, नहीं होगा। अब एक बात देखते हैं, यदि मैं इसको एंगल थीटा एज्यूम कर लूं उस समय के लिए, तो क्या इसका ये कंपोनेंट DE cos थीटा नहीं हो जाएगा? ये कंपोनेंट इसका DE sin थीटा नहीं हो जाएगा? जितने थीटा डिग्री पर आपने इधर DM माना है, वही केस इधर भी बन सकता है। इधर आधा मास है, आधा मास है, थीटा डिग्री पर इधर को भी वही वाला केस बनेगा नहीं बनेगा? DE इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर कौन सा जाएगा, कंपोनेंट जाएगा DE cos थीटा, उस पर को कितना जाएगा? यहाँ पर ये तो बेचारे मर गए कि नहीं मर गए? कहने का मतलब क्या, दो जुड़ गए, दो कट के मर गए। जो हिसाब किताब इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है वही राइट में आएगा। लेफ्ट वालों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट वालों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कट जाएगा, लेफ्ट का हॉरिजॉन्टल राइट का हॉरिजॉन्टल मर जाएंगे। यदि आप यहाँ पर जूम करते तो कुछ और एंगल पे आता, इट भी मर जाएगा। तो देखो कौन कौन सा बचेगा, जो ऊपर वाले। तो अब क्या करना है, ये जो है वो इसकी वजह से है कि नहीं, एक बात तो मर जाएगा, इसका हमें इस्तेमाल करने के कोई यूज करने वाली बात नहीं है। तो अब आपको नेट पता करना है, तो इफेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, इतना था इस जगह पर DE, लेकिन इसका कॉस वाला पार्ट बच गया, तो E नेट निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा भैया, जी DM बटे जो बचा है DE sin थीटा बचा है ना मेरे पास, वो एलिमेंट्री की वजह से है, तो DM sin थीटा की वजह से जो बच रहा है उसी का तो इंटीग्रेट। लिमिट की बात करेंगे तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में तो हमें दिख रहा है वेरिएशन 0 to 180 डिग्री, लेकिन यहां पर तो मास की फॉर्म में हो रहा है इंटीग्रेशन, इसमें मास की फॉर्म में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो इस हम DMO पे लाएंगे थीटा की फॉर्म में। कैसा लाएंगे देखो, इस डायग्राम को यहाँ पर देखते हैं छोटा सा बना करके। ये सेंटर है, ये आपका यहाँ पे मैंने माना है DL लंबाई, चलिए ये सेंटर से R दूरी है, और ये कितना कर लिया गया है फिलहाल थीटा, तो भैया ये एंगल मेरा D थीटा छोटा सा, ये लंबाई भी R हो जाएगी, ये लंबाई कितनी है DL, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क बराबर एंगल टू रेडियस, तो DL का जो वैल्यू है क्या वो ये नहीं हो जाएगा? ठीक है जी। हाँ, इस पूरी रॉड का मास कितना है m, ठीक, लंबाई क्या है इसकी L बराबर 2 पाई बोल सकते हैं। तो मास मुझको चाहिए इस छोटी सी लेंथ का। अब देखिए 2 पाई r लंबाई का मास m, मास पर यूनिट लेंथ इज m by 2 पाई r, सॉरी पाई r, ये हो जाएगा आधा है ना, इतना हो जाएगा। तो dl लंबाई का मास कितना, dm बटे पाई इंटू dl, m by पाई इंटू dl, dm ये हो जाएगा मेरा dm। इतनी लंबाई का मास m, एक लंबाई का मास m by पाई r, तो dl लंबाई का मास dm होगा इतना। dl की वैल्यू क्या है r, इट इज योर dm, पुट करते हैं इसमें, हाँ काट कूट लेंगे चलो, ठीक। ई नेट बराबर ये हो जाएगा मेरा g dm की वैल्यू क्या है m by पाई d थीटा,
ये क्या है साइन थीटा अपॉन में एक्स नहीं हो आर। बताओ ये नहीं हो जाएगा। इसमें क्या कांस्टेंट है? जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, रेडियस हो गई। केवल क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा बचा। थीटा का क्या वेरिएशन हो रहा है? 0 to पाई। अब साइन का क्या होगा? इंटीग्रेशन माइनस कॉस। क्या होगा? माइनस कॉस। तो जी जोका तो एम जोका तो पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस। इस माइनस को बाहर लिख लेते हैं, कॉस थीटा 0 to पाई। अब क्या करोगे तुम इसमें? लिमिट पुट करोगे। यहाँ के बाद मैं इसको इधर लिख लेता हूँ जी, ई नेट बराबर माइनस जी एम बट्टे पाई आर स्क्वायर। कॉस पाई पुट करेंगे पहले, कितना होता है? -1। एक और माइनस बीच में आता है, फिर कॉस 0 कितना होता है? 1। तो माइनस माइनस प्लस कितना बन के आया? 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। आया नहीं आया? ये क्या बन गया मेरा? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m। बनकर क्या किया? अगर रिंग पूरी होती तो है जी, वो पाई कर देते तो फिर cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos 2 पाई की वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 पाई। 2 पाई की वैल्यू होती है +1। +1 माइनस कितना हो जाता? 0। कोई फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्यों नहीं होती? अब रिंग यदि आपकी कंप्लीट मास की देखो पूरी होती, यहां मुझे पता लगाना है सेंटर पर। ये कोई बात सोचिए यार, यहाँ पे छोटा सा डीएम मास, इसका फील्ड किधर को होगा? इसके जस्ट पीछे भी डीएम मास होगा, इसका किधर को होगा? इक्वल अपोजिट। एक यहां भी हो सकता है छोटा सा मास, यहां भी तो मास है। इसका इधर को इसका इधर को कैंसिल आउट, इसका इससे कैंसिल आउट, इसका इससे कैंसिल आउट। यदि मास ऑफ रिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पर कोई अब यहां से यदि ये मान लो सपोज का एग्जांपल ये होलो स्फीयर होता तो अभी तो रिंग है, अभी क्या है? ये रिंग फिलहाल रिंग है, तो रिंग के सेंटर पे क्या जीरो हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गई। अब यदि ये होता है होलो स्फीयर, अब होलो स्फीयर को समझने के लिए एक काम कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि आपका जो होलो स्फीयर है वो इनफाइनाइट रिंग से बना हुआ है। एक रिंग ऐसे, एक रिंग ऐसे, एक रिंग ऐसे ऐसे, बहुत बदलते हो सकती बताओ। तो उस एक रिंग आपकी ऐसे हो जाएगी, एक रिंग ऐसे हो जाएगी, एक रिंग ऐसे, एक रिंग ऐसे, बहुत सी हो सकती नहीं हो सकती। सेंटर पे क्या हो जाएगा? हर रिंग की वजह से सेंटर पे कितना फील्ड? 0। तो होलो स्फीयर के अंदर भी सेंटर पर फील्ड कितना होगा? 0। ये बात ध्यान रखना। यदि कोई मेरे पास मास है, अगर वो एक होलो स्फीयर की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मास है, लेकिन वो कैसा है इस बार? जस्ट लाइक ए होलो स्फीयर, तो उसके सेंटर में फील्ड कितना होगा? 0। मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ पे आप कुछ भी मास रख देंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कोई फील्ड ही नहीं है। फील्ड में रखने पर जब मास फोर्स लगता है तो F का मतलब क्या पढ़ा ही मैंने? F बराबर A भी पढ़ा। E 0 हो जाएगा तो F क्या? 0। अच्छा जी, सेंटर की बात तो कर ली, ध्यान दूंगा तो अब कुछ मास फोर्स होगा नहीं होगा? फील्ड होगा नहीं होगा?
अब रिंग नहीं है ये, स्फीयर है। चलो रिंग भी मान लेते हो कि क्या, पहले मानते हैं होलो स्फीयर। क्या कुछ यहाँ पे होगा नहीं होगा? फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से, इसको प्रूव तो नहीं करेंगे हम मैथमेटिकली, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा। इसका तो टफ है डेरिवेशन इसका, लेकिन आप समझेंगे। इसको ये वाला मास नीचे खींचेगा, ये वाला मास ऊपर खींचेगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगा, या फील्ड ज्यादा होगा तो इफेक्टिव फील्ड ऊपर जाएगा। अच्छा साहब, चलो इसको ऐसे में बांट कर देखते हैं। ठीक, ये वाले से ऊपर खींचेंगे, बताओ नहीं खींचेंगे? अच्छा ये वाले सब, आवाज मत करो भाई। अब जरा सोचो प्रैक्टिकली, इसको ऊपर ज्यादा मास खींच रहा है कि ज्यादा मास खींच रहा है? बेशक डिस्टेंस ज्यादा थी, लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से कितना रहेगा? वो बैलेंस अवस्था में रहेगा। ऊपर को डिस्टेंस कम है, फिर ज्यादा है, लेकिन ऊपर मास हिस्से में कम आ रहा है। अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो बराबर मास आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस होलो स्फीयर के अंदर आपका पॉइंट कहीं भी है तो उस पर इस वाले फील्ड की मास की वजह से कोई फील्ड एग्जिस्ट वहां पर नहीं करेगा। आप एक कल्पना करें, यदि आपकी पृथ्वी खोखली होती, यदि अर्थ हमारी कैसी होती? खोखली होती, बिल्कुल होलो, मास कहाँ होता? सेल सेल पर होता, जस्ट लाइक सेल, मतलब ऊपर ऊपर मास है। पूरा चंद्र मान लो पृथ्वी की, आराम से आप उसके अंदर बैठ जाते, कहीं भी अंदर होलो है, फिर तो मजे आते। पेन लग गया यहाँ पर, कोई फील्ड नहीं है, अगर कोई मास गिरेगा ही नहीं रहेगा। लेकिन प्रकृति ने सब बड़ा सोच समझ के बनाया है, ताकि खोखली नहीं करी। अब ये मत कहना हम तो कुआ खोल के अंदर बैठ जाएंगे खोखली करके। उसमें समस्या क्या है? बात सुनो मेरी बात, क्योंकि आपने कुआ खोद दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन नीचे मास रह गया। आर पार कुआ खोदोगे वो पॉसिबल नहीं है ना। दुनिया की कोई भी जेसीबी ये काम नहीं कर सकती, कोई भी ड्रिलर ये काम नहीं कर सकता। देखो बेकार की बातों में वक्त जाया ना करें, सेब एनर्जी शाम तक पढ़ना है। अभी घर से निकले, रोड पे बैठ करके पूरा खत्म कर दिया पेट्रोल, अब धक्का मार के खा है। तो अभी पहला पीरियड है, आराम से पढ़िए, सेब पेट्रोल, सेब एनर्जी शाम तक पढ़ना है। अगर बस जा पेट्रोल लास्ट पीरियड में कुल्ला बता ले, पहले भी तुमने खर्च कर दिया, फिर कैसे काम चलेगा शाम तक? शाम को कहोगे सर अब मत पढ़ो, अब हार गए, तो भैया आप तो अपने आप गए ना, गलत अल्लाह बताओ, यदि बचा कर रखते तो पढ़ते शाम को, तो पूरा फोकस ना करें। तो ये बात आप समझ गए। यदि ये खोखला ना होकर कैसा होता? सॉलिड होता, तो कुछ फील्ड एग्जिस्ट करता। अब देखो, यदि ये मान लीजिए पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये ठोस सॉलिड स्फीयर है, कैसा है? ठोस सॉलिड स्फीयर। इसके अंदर मुझे यहाँ पर पता लगाना है सब कितना फील्ड होगा। सेंटर पे नहीं है, थोड़ा किधर है? साइड में, सेंटर यहाँ है। तो आप ये एक स्फीयर अपनी ओर से कंस्ट्रक्ट कर लें, कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है, अब इतने मास के तो ये अंदर है। अगर ये एज्यूम करो अंदर मास ही नहीं है, अंदर मास ही नहीं है, तो ये तो खोखला गोला हो गया, इसके अंदर मास पड़ गया। इस पूरे बाहर वाले मास की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होगा? बढ़ाए मैंने, खोखला गोला होगा तो अंदर तो होगा नहीं। अच्छा, मतलब बाहर वाले की वजह से यहाँ पे जीरो। अब ये अंदर वाला हिस्सा निकाल के यहाँ रख लो, इसकी तो ये कहाँ है? बाहर है। इसकी वजह से यहाँ पे होगा नहीं होगा? बताओ फिर।
तो इस पॉइंट P पर जो फील्ड होगा एग्जिस्ट करेगा वो क्या बाहर वाले मास का होगा, अंदर वाले मास का होगा? अंदर वाले मास का। तो पृथ्वी के अंदर जब बात करेंगे किसी पॉइंट P पर कितना फील्ड होगा, तो उस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो इस पॉइंट के बाहर का जो मास है उसके से नहीं होगा, जो उसके अंदर बैठा हुआ मास है उसकी वजह से। यहां पर अगर इस छोटे से गोले का मास m डैश मान लिया जाए तो रेडियस कितनी मान ली मैंने? तो पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी g m डैश बटे r स्क्वायर। ये m डैश कितने पृथ्वी का मास है और नीचे का मास है। अच्छा जी, अब एक काम करो, 4/3 पाई r क्यूब का मास तो m ही होता है, पर यूनिट वॉल्यूम मास कितना हो जाएगा? m/4/3 पाई r क्यूब। इतने छोटे से मास को मैंने मान लिया m डैश, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब इंटू 3/4 me बाई पाई r क्यूब हो जाएगा। पाई से पाई गया, 4 से 4, 3 से 3, m डैश बराबर me बट्टे r क्यूब इंटू, ये क्या हो गया मेरा m डैश, इसको उठा के पटक दो, जी m e अपॉन r की क्यूब इंटू छोटा r क्यूब बटे, इससे मर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P g m e बटे r e क्यूब इंटू r आया नहीं आया? अंदर कितना था? 0, बोलो था तो और इतना आया। अब सोच कर देखो, बड़ा अच्छा है, यदि r की वैल्यू r e के बराबर हो जाती है, छोटी वाली r की वैल्यू वही तो होता है, वही तो होता है। सरफेस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? r इसमें हो जाएगा, वो बाहर रखेंगे तो और बड़ा कर दे r को यहाँ पे, तो वो वाला पुट कर देंगे। देखो आराम से, मेरे को लगती है तुम्हें भी। अगर ये एक होलो स्फीयर है, अंदर ही कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? ये हो जाएगा। अगर ये मेरा आर हो गया, ठीक है ना, बाहर, ये बाहर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। इतना बात आप ध्यान से समझ कर रखें, बढ़िया, ठीक साहब। आज मैं बात इसी खत्म करती, बात ये